हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कंपनी रूल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्राउन रूल। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 में। इसका बैकग्राउंड जो था वो 1857 का रिवॉल्ट था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था और पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया था। पावर को क्या कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया था। एक एक करके हम लोग इसके फीचर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कि इसका बैकग्राउंड हमने देखा क्या है। इसका बैकग्राउंड 1857 का रिवॉल्ट था। इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके जो पावर है गवर्नमेंट की वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहला कि इसमें वाइसराय का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था और इंडिया अब हर मैजेस्टी के नाम पर गवर्न होगी। ठीक है। जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था, गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन वो उसको क्या कर दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहले वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अब वाइसराय जो है वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था और अब हर मैजेस्टी के नाम पे गवर्नेंस यहाँ पे इंडिया में होगी। दूसरा जो आया कि जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1784 में, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था, तो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस लिए बनाया गया था, कॉमर्शियल अफेयर को देखने के लिए बनाया गया था। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था इसको एबॉलिश किया गया इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तीसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट हुआ। कैसा पोस्ट क्रिएट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पोस्ट क्रिएट हुआ। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल थे। और यहाँ से यानी कि अब क्या हुआ कि जो रियल पावर था वो लंदन शिफ्ट हो गया था। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई थी। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल ये क्या थी, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। कैसी बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी थी। और इस बॉडी का जो पूरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, इसके चेयरमैन कौन होते थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही इसके चेयरमैन होते थे। जो पांचवा जो है वो अब इस बॉडी को जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को बॉडी कॉरपोरेट का स्टेटस मिल गया था। बॉडी कॉरपोरेट स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि अब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है ये इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह सू और बीइंग सूड हो सकती है। सू और बीइंग सूड का मतलब क्या होता है, सू का मतलब होता है मुकदमा चलना और मुकदमा करना, और बी सूड का मतलब होता है मुकदमा चलना। यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट इंडिया या इंग्लैंड कहीं भी मुकदमा दायर कर सकती थी और अपोजिट भी हो सकता था। इस बॉडी के खिलाफ भी इंडिया चाहे इंग्लैंड कहीं भी कोई भी केस चल सकता था। यानी यहाँ से क्या हमको जो 1858 का जो एक्ट है उसमें हमको क्या देखने को मिला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो तो चेंज हुई, लेकिन जो इंडिया का इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर था उसमें कोई मेजर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है, वो जैसे पहले थी वैसे ही कुछ बहुत ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ था। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इसका बैकग्राउंड क्या है, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ जिसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, तो उसके बाद ब्रिटिश को समझ आया कि ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब इंडियंस का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंडियंस को भी अब एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके क्या फीचर्स हैं, इसका फीचर्स पहला है कि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया था। और जो गवर्नर जनरल है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब क्या है, इंडियन को शामिल कर सकता था। जैसे वायसराय ने नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और संत दिनकर राव को नॉमिनेट किया। और यहाँ से शुरुआत हुई लेजिस्लेटिव एसोसिएशन की। किसकी शुरुआत हुई, यानी अब जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें अब इंडियंस भी शामिल होने लगे थे। उसके बाद आया जो सेकंड, जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है
ये कैसे समझ में आया, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वापस कर दिया गया। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत जो काउंसिल के मेंबर थे उनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया गया, और जैसे आज के कैबिनेट सिस्टम का ये अर्लीस्ट फॉर्म माना जाता है। चौथा ये हुआ कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की भी पावर दी गई। वैलिडिटी क्या था, ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी 6 मंथ था, ठीक है। और जो आज का आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123 उसका बेस बना यहीं से, यही उसका आधार था। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी स्थापना हुई बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में 1862। बंगाल में कब हुआ, बंगाल में हुआ, बंगाल में 1862 में हुआ। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में NWFP में 1886 में हुआ, और पंजाब में कब हुआ, 1897 में। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इंडियंस जो है वो अब लेजिस्लेचर में एसोसिएट होने लगे हैं। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यानी अब धीरे धीरे क्या था कि इंडियंस की पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या किया था, रिफॉर्म्स डिमांड कर दिया था। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि थोड़ा और पार्टिसिपेशन बढ़ा इंडियंस का, लेकिन अभी भी पार्टिसिपेशन क्या था, लिमिटेड ही था। अभी भी पार्टिसिपेशन क्या था, लिमिटेड ही था। अब इसमें क्या और पार्टिसिपेशन बढ़ा, जैसे कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उसमें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़े, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो अभी भी मेंटेन थी। उसके बाद यानी ब्रिटिश का कंट्रोल अभी भी स्ट्रांग था। उसके बाद क्या था, बजट को डिस्कस करने का राइट दे दिया गया। उसके बाद बजट को डिस्कस करने का राइट दे दिया गया। आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी भी जो है वोट का राइट नहीं मिला था। अभी भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। यानी इससे क्या पता चलता है कि डिस्कशन तो अलाउड था, लेकिन डिसीजन लेने का पावर अभी भी नहीं था। उसके बाद इनडायरेक्ट सिस्टम, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वो नॉमिनेशन के थ्रू आए, और कुछ नॉमिनेशन, और जो नॉमिनेशन होता था वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता था। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें रिकमेंडेशन कौन करेगा, वायसराय करेगा। और वायसराय किसके रिकमेंडेशन पे करेगा, मतलब नॉमिनेट वायसराय करता था, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। इन द सेम वे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिकमेंडेशन मतलब नॉमिनेट कौन करते थे, गवर्नर करते थे, किसके रिकमेंडेशन पे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार के कहने पे। यानी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है ना, लेकिन कहीं भी इलेक्शन जो है वर्ड वो कहीं भी यूज नहीं हुआ है अभी तक। एक्चुअली में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन इलेक्शन वर्ड कहीं पे भी नहीं आया। अभी हम लोग नॉमिनेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1909 का। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। इसमें क्या हुआ, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि मॉर्ले जो थे वो क्या थे उस समय के सेक्रेटरी, और मिंटो जो थे वो वाइसराय थे। इसका फीचर्स देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसका साइज को बढ़ाया गया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके साइज को 16 से 60 कर दिया, और जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें अभी कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं था, है ना। साइज तो बढ़ा लेकिन कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं था। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हुआ, विजिबली हमको दिख रहा था कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है ना। शुरुआत हुआ 1861 से, ठीक है। फिर 1892 में थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन बढ़ा, फिर 1909 में थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन बढ़ा। यानी हमको देखने को मिल रहा है कि अब जो इंडियंस हैं वो लगातार उनका पार्टिसिपेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जो सेकंड आता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात करें तो वो अभी भी मेंटेन थी। प्रोविंशियल काउंसिल में अब जाके नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ कर दी गई थी, लेकिन सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। जो गवर्नर के पास है, गवर्नर के पास वीटो पावर अभी भी था। तो इससे साफ पता चलता है कि अभी भी पावर, जो रियल पावर, वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास ही थी। उसके बाद डेलिबरेटिव पावर को इंक्रीज किया गया। डेलिबरेटिव पावर इन द सेंस, हमने जो बात किया था कि पहले बजट को डिस्कस करने का राइट मिल गया था, है ना, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का राइट मिल गया था। लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ना, और बजट पर रिजोल्यूशन मूव करने का, ये सब राइट्स नहीं मिले थे। तो ये सब राइट्स आपको 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मिल जाता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना है, जो सिस्टम बजट का है वो ब्रिटिश इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पॉइंट नोट करने लायक है, ठीक है। यानी अभी क्या है कि डिस्कशन पावर जो है स्ट्रांग हुआ, लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अभी भी क्या था? ब्रिटिशर्स के पास ही था। उसके बाद इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार, इस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इंडियंस को पहली बार शामिल किया गया वाइसराय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जो पहले इंडियंस जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा में। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड हो रहे थे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस का एसोसिएशन होने लगा था। और उनको पहली बार अपॉइंट किया गया था लॉ मेंबर के तौर पर। इससे इंडियंस को सिर्फ लेजिस्लेटिव डिस्कशन नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में भी एंट्री मिल गई थी। उसके बाद आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुसलमानों को, है ना। पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। जो सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट करेंगे। हिंदू वोटर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकता है। तो इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगल फॉर्म दे दिया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। और ये बाद में जाके हिंदू और मुस्लिम के डिवीजन का बेस बना। उसके बाद जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, जो अलग अलग ग्रुप है, उसको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जैसे प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार। तो इस तरह से ब्रिटिश ने सोसाइटी को क्या किया? डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो मॉन्टेगो थे वो सेक्रेटरी थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो क्या थे? वाइसराय थे। इसका बैकग्राउंड क्या था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इंडिया में ग्रेजुअली हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जाके 1990 में इसका जो है एक्ट आया और 1921 से इसका ये इफेक्टिव हुआ था। इसमें सबसे पहली बार क्या किया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। और जो डिवोल्यूशन रूल्स हैं उसके थ्रू पावर जो है वो सेंटर से प्रोविंसेस को ट्रांसफर की गई। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो क्या था? अभी भी सेंट्रलाइज था, ठीक है। यानी जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था। दूसरा, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। यानी अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का वो कि प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई। डायरकी इन द सेंस कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या था? जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, है ना। तो इसको गवर्नमेंट और जो गवर्नर और जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो हैंडल करते थे, और जो मिनिस्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरा जो है रिजर्व सब्जेक्ट, जैसे पुलिस, जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, ठीक है। तो इनको गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल करती थी, लेकिन वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे।
तो इस जो इसीलिए इस डुअल सिस्टम को कहा गया डायआर्की, यानी कि डबल रूल। क्या कहा गया? डायआर्की कहा गया। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट लार्जली अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद तीसरा, पहली बार सेंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहली बार सेंटर में बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें कि अपर हाउस और लोअर हाउस, बाई कैमरल मतलब दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या हुई? शुरुआत हुई, और इसमें जो मेजॉरिटी मेंबर थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। ठीक है, यानी कि क्या इससे इसमें देखने को मिला कि बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन, ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इंडियंस थे, है ना। कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 3 मेंबर थे, अब ये हो गया था कि 6 में से 3 मेंबर इंडियंस होने चाहिए। तो इससे इंडियन का पार्टिसिपेशन अगेन और बढ़ा। लेकिन जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू रखा, उसने इसको और एक्सटेंड कर दिया। अब सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी मतलब उनमें भी क्या कर दिया गया? कम्युनल डिवीजन कर दिया गया। इससे क्या हुआ? कम्युनल डिवीजन और डीप हो गया, सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइडेड हो गई। इस समय जो वोट देने का राइट सबके पास नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, और वो फ्रेंचाइजी किस बेसिस पे थी? प्रॉपर्टी, टैक्स या अदर कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों पे। 10% से 10% से भी कम पॉपुलेशन क्या करते थे? वोट करते थे, कर सकते थे उस समय। और उसके बाद एक हाई कमिश्नर का ऑफिस इंडिया में जो है, इंडिया के लिए लंदन में बनाया जाता है, और कुछ पावर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है उसका एक और स्टेप ये हुआ। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू होता है। यानी जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको 1926 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना है। जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था वो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो ली कमीशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिकमेंडेशन पे पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? वो ली कमीशन पे। और कब हुआ था? 1926 में, जो कि आज जो यूपीएससी है वो क्या है? इसी का इवॉल्व फॉर्म है। उसके बाद जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अब अपना बजट पास करने का क्या मिला? पावर मिल गया। यानी यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, है ना। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई कि अब वो अपना बजट पास कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनाया जाता है जो कि 10 साल के बाद बनेगा, जो कि एक्ट, जो मतलब इस एक्ट ने ये प्रोविजन दिया कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो कि एक्ट के वर्किंग को क्या करेगा? रिव्यू करेगा आफ्टर 10 ईयर्स, है ना। और इसी प्रोविजन के बेसिस पर साइमन कमीशन बना था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट के लिए भी एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी, है ना, जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंस बोला जाता है या नरेंद्र मंडल बोला जाता है, जो कि 1921 में बना था। इसमें कुल 120 मेंबर थे, 108 स्टेट के प्रिंसेस थे और 12 रिप्रेजेंटेटिव थे अदर स्टेट के। और इस पूरे नरेंद्र मंडल को हेड कौन कर रहा था? वायसराय, है ना। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच के, है ना, कंसल्ट करना, है ना, कॉमन जो इंटरेस्ट है उसके मैटर पे डिस्कशन करना, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच में। ठीक है, उसके बाद बना साइमन कमीशन। 19 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनता है, जिसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। ठीक है,
और इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 7 मेंबर थे, और 7 के सातों क्या थे? साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे, और सातों के सातों क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, जिसके कारण इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक के नारे भी लगे, है ना। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, उसमें इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? पहला था कि डायरकी का एबॉलिशन होना चाहिए, जो है ना, डायरकी जो था उसका एबॉलिशन होना चाहिए था। प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। उसके बाद फेडरेशन बनाने का आइडिया दिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को एक करने का आइडिया दिया, हालांकि ये सक्सेसफुल ये भी नहीं रहा था। उसके बाद जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट को इसने कंटिन्यू रखने की बात कही थी। उसके बाद होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। लास्ट में जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, और इसी के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था साइमन ने, उसको कई सारे ऐसे रिकमेंडेशन थे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में इसको शामिल भी किया जाता है। उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड 1932, है ना। अगस्त 1932 में रेमन मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। ठीक है, ये क्या था? इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रखने की बात की गई। जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल था इसमें वो था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस क्लास तक। जो डिप्रेस क्लास है उन तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तब जाके गांधी जी जो है वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उतर गए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है यरवदा जेल में फास्ट शुरू कर दिया था, और वो जो फास्ट था फास्ट टू डेथ था, है ना। फास्ट टू डेथ था यरवदा जेल, पुणे में। वो चाहते थे कि इस अवार्ड को ख़त्म किया जाए। उनका मानना था कि एससी को सेपरेट इलेक्टोरेट देना जो है वो हिंदू सोसाइटी को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तब जाके फिर 1932 में एक पूना पैक्ट होता है ना। जो गांधी जी हैं और बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको हटा दिया गया, लेकिन सीट को रिजर्व कर दिया गया। जो डिप्रेस क्लास थी उसके लिए सीट को क्या किया गया? रिजर्व कर दिया गया, यानी अभी ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को रखा गया, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो कम्युनल अवार्ड है उसको मॉडिफाई किया। तो 1935 जो एक्ट था, 1935 की जो एक्ट थी, उसने लेजिस्लेचर कंपोजिशन, है ना, जो 1935 एक्ट की लेजिस्लेचर कंपोजिशन इसी मॉडिफाइड स्कीम पे क्या थी? बेस्ड थी, है ना। फिर आता है 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये, है ना, ये डायरेक्टली हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस बना है। इसमें कुल 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल था। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसमें सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट करने का बात किया गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने इसको क्या किया था? ज्वाइन नहीं किया था। ये इसलिए जाके ये जो फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जो जैसे ये 1935 का एक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे उसमें फेडरल सिस्टम, गवर्नर का पोस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, फेडरल कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस एक्ट से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था, है ना, पहली बार जो पावर है उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पावर्स है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको 3 लिस्ट में 3 लिस्ट सिस्टम बनाया गया। पावर को डिवाइड किया गया, डिवोल्यूशन हुआ पावर का। लेकिन अभी भी जो रेसिड्यूअरी पावर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेसिड्यूअरी पावर है, वो अभी भी किसके पास था? वाइसराय के पास था, है ना। जो
और जो प्रोपोज फेडरेशन की जो मांग थी, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने की मांग थी, वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया था। तो आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है वो, है ना, आज के कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल इसी मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, जो आज का हम लोग डिवोल्यूशन देखते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो इसी पे है ना। उसके बाद 1990 का जो डायरकी सिस्टम था, है ना, वो प्रोविंसेस से अब हटा दिया गया और प्रोविंसेस को अब क्या बना दी गई, प्रोविंसेस को बना, है ना, प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, ऑटोनॉमस यूनिट बन गया। गवर्नर को मिनिस्ट्री की एडवाइस पर काम करना था, है ना। यहाँ से एक चीज हुआ कि अब जो गवर्नर है, गवर्नर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे। और ये आया 1937 में, लेकिन फिर 1939 में ये डिसकंटिन्यू भी हुआ। यानी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो प्रोविंसेस में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन 1939 तक ही चला। ठीक है। उसके बाद सेंटर में जो डायरकी की बात थी, है ना, इसने इसने जो रिकमेंडेशन दिया, इस एक्ट में कहा गया था कि डायरकी का एडॉप्शन होना चाहिए सेंटर में। ठीक है, सेंटर में क्या होना चाहिए, डायरकी का एडॉप्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ। जो फेडरल सब्जेक्ट था उसको ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड करने की मांग थी, लेकिन ये भी चूंकि फेडरेशन ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए सेंटर में भी डायरकी कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद 11 में से 6 प्रोविंसेस जो थे वहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गया, यानी अब प्रोविंसेस में भी बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो चुका था। जो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस थे, है ना, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इन सब जगहों में क्या हुआ, अब बाई कैमरलिज्म आ चुका था, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज लोअर हाउस। लेकिन गवर्नर के पास अभी भी स्पेशल पावर थी, इसलिए अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि फुल डेमोक्रेसी आ चुकी थी, है। उसके बाद जो रिजर्वेशन और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व सीट हो चुका था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, एससी के लिए स्पेशल रिजर्व सीट कर दिया गया था, और वुमेन और लेबर्स को भी क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया। यानी जो पूना पैक्ट का इफेक्ट है वो क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, 1858 के अंदर जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अब सिर्फ एडवाइजर्स की टीम थे, है ना। ठीक है, जो काउंसिल था, है ना, उसको क्या कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट के तहत। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी की बात हमने की थे, है ना, कि कुछ लोगों को मिलता है वोटिंग राइट्स, उसको बढ़ा के उसको बढ़ाया गया और उसको लगभग 14% किया गया। ठीक है। उसके बाद आरबीआई, है ना, आरबीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्ट के थ्रू आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस एक्ट के थ्रू, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उस पे हुआ था। उसके बाद आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, वो इस्टेब्लिश हुआ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। साथ ही साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ये भी इनका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, जो कि आज के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो स्टेट पीएससी का बेस यही बनता है। उसके बाद 1937 पहला फेडरल कोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछ सकता है पीसीएस में, है ना, कि पहला फेडरल कोर्ट 1937 में बना था, है ना, जो कि आज के सुप्रीम कोर्ट का प्रीकर्सर इसको कहते हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रीकर्सर है। ठीक है। उसके बाद और इसी एक्ट के तहत जो बर्मा है ना, बर्मा, उसको इंडिया से सेपरेट भी किया गया, है ना, बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया। उड़ीसा और सिंध के जैसे 2 नए प्रोविंसेस बने, है ना। तो ये एक्ट जो है, इसने माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को, है ना, वुमेन्स के इंटरेस्ट को, इन सब को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, है ना। उसके बाद जो फेडरल रेलवे अथॉरिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना, रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए।
और ऑडिटर जनरल, फेडरेशन और प्रोविंसेस के अकाउंट ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जनरल का भी पोस्ट क्या किया गया, बनाया गया। जो आज का सीएजी है ना, उसी का इवॉल्व फॉर्म क्या है, ये इसी का इवॉल्व फॉर्म का है ना। तो 1935 का जो एक्ट है उसका इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलता है ना, कि हमने इससे बहुत सारी चीज़ ली, फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस सिस्टम, पीएससी, इमरजेंसी पावर, जुडिशरी स्ट्रक्चर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये क्या है, ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल जो है 30 जून 1948 तक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंसमेंट की जाती है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी है कि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इसको जरूर नोट करना है, क्लेमेंट अटली, ठीक है। उसके बाद 3 जून, अगेन 3 जून 1947 को जो उस समय के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन प्लान दिया। उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन प्लान दिया। क्यों, उनको क्यों पार्टीशन प्लान लेके आना पड़ा, क्योंकि जो पावर थी, है ना, क्लेमेंट अटली ने बोला कि 30 जून 1948 के बाद जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में दे दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आक्रोश मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि कंट्री का पार्टीशन, है ना, इसीलिए माउंटबेटन को 3 जून 1947 को एक प्लान लेके आना पड़ा, पार्टीशन प्लान लेके आना पड़ा, है ना, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट एक चीज़ नोट करेंगे कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, है ना, उसमें जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो कब हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ 4 जुलाई 1947 को, है ना। रॉयल एसेंट कब मिला, 18 जुलाई 1947 को, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ठीक है। तो इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, जो पार्टीशन प्लान था उसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट का जो मेन प्रोविजन था वो क्या था, इस एक्ट का मेन प्रोविजन कि अब इंडिया को 2 डोमिनियंस में डिवाइड किया जाएगा, है ना, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, है ना, और उनके पास राइट भी है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अपने आप को सिसीड कर सकते हैं, ठीक है। यानी 15 अगस्त 1947 से भारत में जो है भारत आज़ाद हो जाएगा, एक सॉवरेन स्टेट बन जाएगा। सॉवरेन स्टेट इन द सेंस कि वो अपना फैसला एक्सटर्नल इंटरनल मामले में खुद फैसला लेने के लिए उसको स्वतंत्रता है ना, यानी ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल खत्म होगा। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ जो ऑफिस ऑफ वाइसराय है उसको भी एबॉलिश कर दिया गया प्रत्येक डोमिनियन के लिए। हालांकि गवर्नर जनरल जो था, है ना, वो अभी भी था, हर डोमिनियन में गवर्नर जनरल होगा, और जो कि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा बल्कि डोमिनियन का हेड होगा, ठीक है। ये जो गवर्नर जनरल था, अब चूंकि वाइसराय का ऑफिस खत्म हो गया, है ना, क्राउन का कंट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए जो वाइसराय था वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव अब नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या होगा, डोमिनियन का ही हेड रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फुल पावर दे दी गई। उसमें कहा गया कि जो ना ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। इसमें कोई भी आप कोई सा भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब को पढ़ के कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो मतलब पूरी आज़ादी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप अपने देश के लिए अपना संविधान बनाएं। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद
जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, वो ब्रिटिश की सुजैरनिटी से वो भी क्या हो गए, अब फ्री हो गए थे, है ना, यानी लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी भी हो गया था। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट था, है ना, वो बिल्कुल अब वो भी आज़ाद हो चुका था, है ना। और उसके पास ये डिसाइड करना था उसको कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसको ज्वाइन करे, वो उसको फुल ऑटोनॉमी दी गई थी। ठीक है। अच्छा, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था जब देश आज़ाद हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान का कौन था? पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था। ठीक है। और अब गवर्नर जनरल जो है ना, हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता था। ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि जो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी हुई, जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट पे, है ना, वो ख़त्म हुआ, ट्राइबल एरिया में ख़त्म हुआ। ठीक है। जो कि बहुत क्रिटिकल था, प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम मिल गया, है ना, उनके पास चॉइस थी कि वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे, इंडिपेंडेंट रहे, है ना। इसी वजह से बाद में हमने देखा कि इंटीग्रेशन में भी चैलेंज आया, है ना, जिसको बहुत अच्छे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको हैंडल भी किया। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो उस समय का क्या बना, मतलब एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, है ना, उस समय तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही चल रही थी। लेकिन डोमिनियंस जो है वो स्वतंत्र थे कि उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, इसलिए 1950 तक 1935 का ही जो एक्ट है वही ऑपरेटिव फ्रेमवर्क था। उसके बाद ब्रिटिश मोनार्क का जो वीटो पावर है ना, ब्रिटिश मोनार्क का जो राइट टू वीटो है उसको भी ख़त्म किया गया। ठीक है। और लेकिन गवर्नर जनरल के पास अभी भी एसेंट, जो एसेंट की पावर थी वो अभी भी किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास ही थी, है ना। गवर्नर जनरल और गवर्नर जो है अभी भी क्या था, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड कर सकते हैं, नॉमिनल हेड ही थे। काउंसिल, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते थे। तो यहाँ से साफ देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या हो रही है, बिगनिंग हो रही है। उसके बाद एम्पेरर ऑफ इंडिया का जो रॉयल टाइटल है ना, उसको भी हटा दिया गया, एम्पेरर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है ना। तो इससे क्या दिख रहा है कि सिंबॉलिकली जो कॉलोनियल रूल है उसका द एंड हो चुका है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट खत्म कर दिया गया, है ना। और 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट हुए हैं उनका जो राइट्स है वो अभी भी प्रोटेक्टेड था, है ना। उसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को पावर ट्रांसफ़र होता है और जवाहरलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम बनते हैं, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पीएम होते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल होता है। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अब वो पार्लियामेंट बन चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी वो किसके द्वारा, है ना, उसको हेड कर रहे थे रेड क्लिफ। इसलिए हम जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है दैट इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, है ना, रेड क्लिफ लाइन, जिसमें पाकिस्तान को मिला वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और असम का एक डिस्ट्रिक्ट दैट इज सिलहट। और ये मिला रेफरेंडम के बाद, ये पाकिस्तान के फेवर में गया है। ओके। उसके बाद एंट्रिम अंतरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में। इसको याद करने का तरीका जो है वो देख लेते हैं एक बार, कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद करना है ये भी देख लेते हैं एक बार। जो जवाहरलाल नेहरू है ना, तो जवाहरलाल नेहरू जा बाहर, ये मैंने भी यूट्यूब पे ही एक वीडियो से सीखा था। तो जवाहरलाल नेहरू का मतलब जा बाहर, जा बाहर यानी वो
बाहर के कामकाज को देखेंगे, यानी वो एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये सब चीज़ देखेंगे। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी 1946 में, उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाई जो है वो क्या करेगा, घर का मतलब वो सब कुछ देखता है, भाई है तो, है ना, और वो सारा इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स वगैरह देना, है ना, चीज़ों का प्रचार प्रसार करना, वो इनका काम है। इसलिए घर, है ना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वो कौन देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो प्रसाद है, तो प्रसाद जो है वो खाने पीने का ही चीज़ है ना, तो इसलिए इनका क्या हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। डॉक्टर जॉन मथई है ना, मथई को याद रखना है मिठाई से। ठीक है, मिठाई मतलब इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री और सप्लाई। जगजीवन राम जो है, ठीक है, इनका कहना है कि जो जीवन है वो श्रम से ही चलता है ना, लेबर से ही चलता है। बलदेव सिंह जो है हमारे, है ना, इनके पास ताकत थी तो ये डिफेंस देख रहे थे। CH भाभा जो है ना, जो होमी होमी भाभा हम लोग इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या देख रहे थे, भाभा कौन रहेगा, जिसके पास पावर होगा, है ना, तो वर्क, माइंड्स एंड पावर, वो ये देख रहे थे। लियाकत अली खान, है ना, ये LAKH, दैट इज लियाकत अली खान, है ना, तो लाख हो गया, लाख मतलब पैसे, यानी ये फाइनेंस को देख रहे थे। उसके बाद अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार मतलब AR, है ना, AR से एयर एंड पोस्ट। उसके बाद अली, अली और एल, है ना, अली से एल और एल से रेल, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट असफ अली देख रहे थे। उसके बाद C राजा गोपालाचारी, है ना, तो राजा वही बनेगा जिसके पास क्या होगा, शिक्षा होगा, है ना, जिसके पास शिक्षा होगा। फिर C से चुंद्रीगढ़, C से कॉमर्स। गजनफर अली खान, है ना, ये हाथी थे, तो ये हेल्थ। ठीक है, ये गज, गज से क्या, हाथी जैसा, तो ये हेल्थ बहुत बढ़िया। और ये मंडल कमीशन, दैट इज लॉ। इसको याद रखेंगे। यहाँ भी सेम है, जवाहरलाल नेहरू के लिए सेम चीज़, वल्लभ भाई पटेल सेम, राजेंद्र प्रसाद का जो सेम सूप बताया, है ना। यहाँ पे एजुकेशन को कौन देख रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, इनके हाथों में कलम थी तो ये एजुकेशन को देख रहे थे। डॉक्टर जॉन मथई, है ना, अंतरिम सरकार में क्या था, मथई का मिठाई यानी इंडस्ट्री एंड सप्लाई थी। यहाँ पे अब ये बन गया है जॉन, है ना, तो जॉन बनेगा डॉन, यानी धूम मचाएंगे ये, इसलिए रेलवे और ट्रांसपोर्ट। RK संगमुगम चेट्टी जो है वो फाइनेंस को देख रहे थे। BR अम्बेडकर को तो बिल्कुल ही याद रहेगा, ये तो लॉ देख रहे थे। जगजीवन राम, अब ये, है ना, इनका कहना है सेम वही कि श्रम से जीवन चलता है। बलदेव सिंह अभी भी डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, जो अमृत पिएगा, है ना, वो स्वस्थ रहेगा। CH भाभा अब यहाँ पे चेंज हो गया है, अब भाभा, सर होमी भाभा जो है वो कॉमर्स देखने लगे। रफ़ी अहमद किरवाल, जो रफ़ी साहब थे हमारे, वो क्या थे, सिंगर थे, तो सिंगर को कम्युनिकेशन से जोड़ दो, है ना, तो ये कम्युनिकेशन देख रहे थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब इंडस्ट्री एंड सप्लाई देख रहे थे। और गडगिल, इनकी रिपोर्ट आई थी वॉक्स माइंड्स पावर पे, तो वहाँ से इन्वायरमेंट पे भी रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ से इनको याद रख लेना है, वॉक्स माइंड्स एंड पावर। तो इस तरीके से हमारा जो पहला कैबिनेट है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको जरूर ट्राई करना है एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसका बहुत सारा प्रोविजन आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया, है ना, बहुत सारे उसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो उसी को एक ब्लूप्रिंट मान के हमने आज क्या किया है, पूरा अपना संविधान बनाया। तो इसके बारे में आप लिखिएगा। उसके बाद ये पूरा ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। तो जितने भी एक्ट आए हैं उन्होंने कैसे भारत के संविधान को एक दिशा दी, एक शेप दिया, है ना, कैसे उसको बनाने में मदद की। तो ये इसको भी देखना है पूरा अच्छे से। उसका डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन से ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो प्रतिनिधिक संस्थाएं थे, है ना, उसके विकास का विश्लेषण करना है। उसके बाद चौथा है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, यानी ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था के भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय एकता पर पड़े प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण
करना है। उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वर एम्ड मूव एट स्ट्रेंथनिंग कॉलोनियल रूल देन स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इसको डिस्कस करना है। यानी जो ब्रिटिशर्स ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए थे वो कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया था, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए किया गया था। ठीक है। ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य लोकतंत्र नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना था, इस पर चर्चा करना है। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके जो जिन्होंने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा वो पहला दूसरा वीडियो देखेंगे और सारे वीडियो को देखने के बाद अच्छे से रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।